जय भीम जय मलासी साथियों, आप सभी देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। आज सुबह के 10 बजे हम खास मेहमान के साथ में खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। आज का जो दिन है वो दिन विशेष की चर्चा में हम आए हैं। तो आज का जो दिन है ये आप सभी के लिए मूक नायक प्रथम अंक का प्रकाशन 31 जनवरी 1920 को 1920 में 31 जनवरी के दिन ही बाबा साहेब ने मूक नायक का प्रथम अंक प्रकाशन किया था। तो इस पे आओ हम सब प्रण करें कि फुले अम्बेडकरी आंदोलन को प्रचार प्रसार माध्यम को प्रबल और प्रखर बनाएं। ये सब हम सबको जो है सो प्रण करने की ज़रूरत है। और आज का जो चर्चा है, आज जो हम विशेष बातचीत करेंगे, ये आपके स्क्रीन पे रहा। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल नायक समाचार पत्र का प्रारंभ और वर्तमान पत्रकारिता का तुलनात्मक विश्लेषण। हमारे साथ जो आज के जो विशेष वक्ता हैं मूल निवासी अशोक कुमार जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और संपादक है दलित दस्तक के। उनसे हम आज खास बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो मूक नायक समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था, उसकी जो इतिहास है, उसके बारे में जो खास बातें हैं, उस पर हम संक्षिप्त में जानकारी हासिल करेंगे। हम सब उसका मार्गदर्शन करेंगे और फिर उससे को करंट रिलेवेंस में लेते हुए वर्तमान जो हमारी पत्रकारिता है उस पे भी जो है हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो चलिए समय को ना लेते हुए ज़्यादा हम लोग जो है सो आज के वक्ता को हम इनवाइट करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया संजय जी, और आपको और सभी दर्शकों को जय भीम जय मूल निवासी। और मुझे उम्मीद है कि ये आज के दिन जो आपने चर्चा रखी है ये बहुत अहम है अपने आप में, क्योंकि जब 100 साल पूरे हुए थे तब हमने दलित दस्तक के बैनर तले भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था, सेलिब्रेट किया था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एज ए जर्नलिस्ट। क्योंकि जब हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को देखते हैं तो उनके जीवन के कई आयाम सामने आते हैं। आमतौर पे लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता थे और वही गीत गाते रहते हैं, लेकिन आप जब करीब से बाबा साहब को देखेंगे तो बाबा साहब अपने जीवन में उन्होंने जिस तमाम फील्ड में काम किया, जैसे वो इकोनॉमिस्ट थे, सभी लोग जानते हैं, पत्रकारिता का पक्ष कहीं ना कहीं उनका कमजोर पड़ता है, लोग उस पर उतनी चर्चा नहीं करते। तो जब 100 साल हुए थे मूक नायक के तो हमने ये चर्चा की थी, और अच्छा ये रहा कि उस वक्त में जब हम ये कार्यक्रम दिल्ली में कर रहे थे और जो इसका प्रचार प्रसार हमने करना शुरू किया था 6 महीने पहले से, तो उस दिन जब हम दिल्ली में कर रहे थे तो देश के कम से कम 100 से ज्यादा जगहों पे वो कार्यक्रम हो रहा था। तो इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एक पत्रकार के तौर पे भी हम लोगों ने याद किया था। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 102 साल पूरे हो गए हैं उस वक्त से देखें तो। और इस पे अगर तमाम बाबा साहब की पत्रकारिता को देखें तो आज भी उससे सीख लेने की जरूरत है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दरअसल अपने जीवन में जो भी काम किया, चाहे वो अर्थशास्त्री के तौर पे किया, चाहे कानूनविद के रूप में किया, चाहे महिलाओं के लिए उन्होंने किया, चाहे श्रम कानूनों को लेके किया, तो उन्होंने जो भी काम किए अपने जीवन में वो एक लैंडमार्क रह गए है ना। वो एक उन्होंने जो काम किया अभी भी उसको कोट किया जाता है, उससे सीख ली जाती है। पत्रकारिता की बात करते हैं, मूक नायक के आगाज का दिन है, 102 साल हो गए हैं। तो पत्रकार के रूप में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ा काम किया था, और एक उनका जो काम करने का तरीका था, देखिए आप जब उनकी पत्रकारिता को देखेंगे तो वो मूक नायक से शुरू होता है, फिर बहिष्कृत भारत जाता है, फिर समता जाता है, फिर प्रबुद्ध भारत जाता है। तो नामों को लेकर जो विविधता उन्होंने अलग अलग वक्त में रखी थी वो भी एक बड़ा मैसेज था, है ना। तो मूक नायक से वो अपनी बात कहने की शुरुआत की उन्होंने, है ना, क्योंकि वो चाह रहे उस वक्त में जब वंचित तबका है, जो देश का जो अनप्रिविलेज सोसाइटी है, उसकी बात हो नहीं रही है ना, उसके क्या मुद्दे हैं वो एड्रेस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ उस वक्त आजादी का माहौल था, आजादी की लड़ाई थी। और आजादी की लड़ाई के दौर में हुआ यह कि जो मूल निवासी समाज के प्रश्न थे, जो देश की वंचित और डिप्रेस्ड क्लास के प्रश्न थे, वो कहीं ना कहीं छूट रहे थे। जबकि बाबा साहब को ये लगा कि नहीं, इन प्रश्नों पे भी बात करना जरूरी है। इन प्रश्नों के जरिए अंग्रेजों से संवाद कर रहे थे वो मूक नायक के जरिए, और कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए लोग थे, गांधी थे और तमाम लोग थे, उन लोगों से संवाद कर रहे थे, अपनी बातें भी बता रहे थे। कहीं ना कहीं
एक जब भारत आजाद होने की प्रक्रिया में था, जो लड़ाई तेज हो रही थी, उस वक्त जी वो वंचित तबके की हिस्सेदारी कैसी हो, वंचित तबके की राय क्या है, वंचित तबका कैसा समाज चाहता है, कैसा देश चाहता है, उस बारे में वो एड्रेस कर रहे थे। तो वो एक बहुत गंभीर पत्रकारिता कर रहे थे संजय जी, और जी। और उससे आज भी सीख लेने की जरूरत है। जी जी। तो सर उस समय जब बाबा साहेब जिस समय वो पत्रकारिता का प्रारंभ किए थे, उस समय का जी क्या सिचुएशन था? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि बाबा साहेब को ये पत्रकारिता में कूदना पड़ा और निकलना पड़ा? उस समय जो है बहुत बड़ा आंदोलन, स्वराज आंदोलन चल रहा था, जिसमें कि 85% जो मूल निवासी हैं उनकी कहीं जी। बातचीत नहीं हो रही थी। तो उस हम्म। पर थोड़ा सा ऐतिहासिक जो बातें हैं, थोड़ा हमें संक्षिप्त में मार्गदर्शन करें। किन देखिए, परिस्थितियों उस में? वक्त में दरअसल जो देश का ऑपरेस्ट क्लास था, उसके किसी सवाल पे बात नहीं हो रही थी। हम्म। उसके जीवन ना उसके आर्थिक पक्ष पे बात हो रही थी कि उसकी गरीबी कैसे दूर होगी, वो जिस जिस कोने में पड़ा हुआ था, गुलामी की जिंदगी जी रहा था, वो कैसे बेहतर होगी, उसके बारे में बात नहीं हो रही थी। उसका जीवन जी स्तर कैसे सुधरेगा, उसके बारे में बात नहीं हो रही थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि इन बातों पे बात करना, आखिर दूसरा कोई तो बात कर नहीं रहा था। इवन कि आपको हम्म। पता है और तमाम दर्शकों को ये तो दर्ज हो चुका है कि उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब मूक नायक का विज्ञापन उन्होंने केसरी अखबार में देने की कोशिश की, जो उस वक्त हम्म। का एक प्रतिष्ठित और प्रचलित अखबार था, तो उन्होंने विज्ञापन छापने से मना कर दिया, जबकि वो पेड लो। विज्ञापन देना चाह रहे थे बाबा साहब, है ना? तो पैसे भी दे ऐसे रहे थे। वक्त जी, तो ऐसे वक्त में पत्रकारिता करना बहुत ही चुनौती भरा काम था। और देखिए, शाहू जी महाराज ने जो लिखा पढ़ा, उसके बाद एक गैप आया था, है ना? हम्म। और उस हम्म। दौर में कोई भी बात नहीं कर रहा था वंचितों के सवाल पे। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका कदम उठाया, और शाहू जी महाराज को नमन है, जिन्होंने उनकी मदद की, जिनके आर्थिक योगदान से मूक नायक शुरू हो सका। तो काफी एक बड़ा हम्म। रोल रहा। वो लोग उन सवालों पे बात करना चाह रहे थे और अपनी बात रखना चाह रहे थे। एक चुनौती भरा दौर था निश्चित तौर पे, क्योंकि उस वक्त देखिए, आज का वक्त तो सोशल मीडिया का दौर है। आप एक पोस्ट डाल देते हैं दुबई से बैठ के, आप दुबई में हैं, मैं दिल्ली में हूँ, जी तो हम दोनों आपस में एक सेकंड में कनेक्ट हो जाते हैं। मैं जी। यहाँ क्लिक करता हूँ, वहां पे पास नोटिफिकेशन दे चला जाता है, और मेरी बात आप तक पहुंच जाती है और दुनिया भर में पहुंच जाती है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए लोग हैं। उस जी वक्त में एक अखबार छापना और अखबार के जरिए संवाद करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जी। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर वो काम कर रहे थे और सबकी नजर इस बात पे थी कि डॉक्टर अंबेडकर क्या क्या कर रहे हैं, हम्म। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो भी कहा, जो भी कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, वो अपने मूक नायक के जरिए, जब आप उनकी संपादकीय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तो जी। तो वो संवाद कर पा रहे थे, है ना? कहीं न कहीं हम्म। उनको पता था कि मैं जो लिख रहा हूँ वो अंग्रेज भी देख रहे हैं ट्रांसलेशन कर करके, और जो अगड़े समाज के लोग हैं वो भी देख रहे हैं, क्योंकि देखिए, वो मैं बार-बार ये कहता हूँ कि वह दौर 1920 का दौर वो वक़्त था जब गिने-चुने लोगों के पास शिक्षा थी, जी। गिने-चुने साक्षर थे जो पढ़ सकते हम्म। थे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कर रहे थे काम, वो मराठी में कर रहे थे। तो कहीं न हम्म। महाराष्ट्र से बाहर उसका कहीं कोई प्रचार-प्रसार नहीं था। क्योंकि जी उस वक़्त ऐसा भी नहीं था कि कोई लखनऊ में बैठा हुआ आदमी है, वो बाबा साहब ने जो लिखा उसको ट्रांसलेट करके अपने यहाँ छापते, या जी। फिर जी। कलकत्ता में बैठा हुआ आदमी है, वो बंगाली में छापते, नहीं, ये भी नहीं था। वो सिर्फ मराठी में संवाद कर रहे थे, और हम्म। मराठी में अपने लोगों से संवाद कर रहे थे। और जैसा समाज वो बनाना चाह रहे थे, जैसे समाज का वो सपना देख रहे थे, समाज के भीतर जो दिक्कतें थी, जो डिप्राइव्ड सेक्शन के भीतर दिक्कत थी, उसको लगातार एड्रेस कर रहे थे। और जी कहीं न जी। कहीं तमाम धड़ों से, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे आज़ादी की लड़ाई में लगे हुए लोग थे, सबसे संवाद कर रहे थे। तो जी एक जी। जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण वक़्त था और बहुत चुनौती भरा दौर था। जी। एक और बात देखने को मिलता है कि बाबा साहेब के राइटिंग में, कि बाबा जी, साहेब कहते हैं कि वो समाज जिसका जो मीडिया ना हो, जिसका पत्रचार नहीं हो, समाचार पत्र ना हो, वो मतलब ऐसा पक्षी के समान होता है, पंख विहीन पक्षी के समान होता है। हुँ। हाँ, ये उड़ान भरने में जो है सो कहीं न कहीं तो इसको आप कैसे देखते हैं? आखिर बाबा साहब इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं हम सबको कि कितनी इसकी गरिमा, देखिए, कितनी हाँ, महत्वपूर्णता जब भी है इसकी? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। एक्चुअली जब भी पत्रकारिता की बात होती है, तो एक शब्द आता है मास कम्युनिकेशन, है ना? जी, देखिए, हम जी, आप आपस में संवाद, अगर 2 लोग मिलते हैं, बैठ के संवाद कर सकते हैं। आप अपने जी, विचार मुझ तक दे सकते हैं, मेरे विचार आप तक पहुँच सकते हैं। लेकिन मास कम्युनिकेशन
जो किया जाता है जब हम बहुत बृहत लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, अपना बड़े समाज के बीच में संदेश पहुंचाना चाहते हैं, तो वो पत्र पत्रिकाओं के जरिए ही हो सकता है। खासतौर पे उस दौर की बात करें जब 1920 का दौर था, 1930-40 का दौर था, उस वक्त में तो सिर्फ यही एक साधन था। और उस वक्त अगर रेडियो था तो रेडियो पे वो सरकार के कब्जे में था, वो आम आदमी वहां पहुंच के अपनी बात नहीं कर सकता था। तो उस समय लोगों से संवाद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया था, वो थी पत्र और पत्रिकाएं। इसके अलावा कोई दूसरा संसाधन नहीं था जो हमारी पहुंच में हो, जिसको हम कर सके। तो और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए कहा था, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई समाज, कोई समूह अपनी बात कह ना पाए, तो जब तक वो अपनी बात कहेगा नहीं, जब तक उसकी बात दूसरे तक पहुंचेगी नहीं, तब तक फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं, है ना। तो इसलिए वो महत्वपूर्ण दौर था। इसीलिए कहा जाता है कि हाँ, बिना, जब तक आपका मीडिया ना हो, जब तक आपकी पत्र पत्रिकाएं ना हो, तब तक आप संवाद कैसे करेंगे? क्योंकि आप जब कोई भी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे होते हैं, तो आप चाहे जिससे भी संवाद करना चाहते हो, आप सीधे संवाद कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक दूसरे वर्ग से संवाद कर रहे हैं, तो तीसरे वर्ग की भी नजर रहती है आप पे कि हाँ, क्या कहा जा रहा है, दो लोग आपस में क्या संवाद कर रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। और देखिए, मास कम्युनिकेशन के जरिए ही हम और आप भी जुड़ पाए, या फिर तमाम लोग देश में, दुनिया में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि आज स्थितियां बेहतर हैं, तमाम संसाधन है, लेकिन उस वक्त सिर्फ यही एक संसाधन था, और बाबा साहब ने बखूबी समझा उसको, और इसलिए उन्होंने मूक नायक शुरू किया। जी जी। तो 102 साल हो चुके हैं, और हम लोग को इतने दिनों के बाद भी इतनी सारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, कुछ लोग गोदी मीडिया, कुछ लोग कैसे मतलब मनु स्ट्रीम मीडिया इस तरीके से बोलते हैं। तमाम देश में बहुत सारे मीडिया है, बहुत सारे अखबार है, बहुत सारे चैनल्स हैं। उसमें डाइवर्सिटी को कैसे आप देखते हैं? अभी मूल निवासी समाज जो है उसमें कहाँ खड़ा है? मतलब उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है उसमें? मतलब कुछ भागीदारी नजर आती है, या फिर अभी भी हम लोग 102 साल के बाद में भी वैसे ही बहुत ही मतलब बुरी हालत में है? कोई हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है हमारे पास, जो है हमारे समाज के पास जो है सो सिर्फ यूट्यूब चैनल तक ही सीमित है हम लोग। इसको कैसी स्थिति है, थोड़ा इस पे हमें आकलन करके बताएं। देखिए, जो मीडिया है, सबसे पहले हमें उसका चरित्र समझना होगा। जो भारत की मीडिया है वो एक प्राइवेट सेक्टर है। वो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें एक पूंजीपति अपना पैसा लगाता है, वो कुछ लोगों को हायर करता है और उनको अधिकार देता है कि वो पत्र पत्रिकाएं, चैनल चलाएं। और जिन लोगों को वो अधिकार देता है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के बीच से जिनको पत्रकारिता की समझ है उनको चुने और अखबार में, चैनल में काम करवाए। लेकिन यहाँ विडंबना यह है कि जिन लोगों को पूंजीपति हायर करते हैं, जिनको जिम्मेदारी देते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं, आप जब भारत की मीडिया को देखेंगे, उसके भीतरी ढांचे को देखेंगे, जिसको मैंने अंदर से भी देखा है, और तमाम रिपोर्ट्स आती है जिसके जरिए भी बात होती रहती है, आपने भी पढ़ी होगी रिपोर्ट, ऑक्सफैम की रिपोर्ट हो या फिर तमाम रिपोर्ट अनिल चमड़िया जी लोगों ने जो कई साल पहले किया था। तो उससे तो ये साबित है कि जब एक पूंजी, देखिए पूंजी, जब आप भारतीय अखबारों के चरित्र को देखेंगे, मीडिया के चरित्र को, तो इसमें जो पूंजी लगी है, वो मैक्सिमम पूंजी जो लगी है वो बनिया वर्ग की लगी। बनिया वर्ग चूंकि ब्राह्मणों के अधीन रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से, तो इसलिए वो ब्राह्मणों को ही विद्वान मानता रहा है। इसलिए बनिया उसकी जिम्मेदारी ब्राह्मण को देता है। ब्राह्मण जब टीम बनाने चलता है तो अपने समाज के लोगों को ही मौके देता है। ये जब हम अगड़े पिछड़े की बात करते हैं, तो मीडिया में जो सीन है उसको आप देखेंगे तो वहां पे भी जाति के अगड़ों के भीतर जो जातिवाद है वो भी समझ में आएगा। वहां पे जो ब्राह्मणों का वर्चस्व है वो मोर देन 70% है ना। अगर राजपूतों का भी जिक्र करेंगे तो वो भी 10% के आसपास है, उससे ज्यादा है नहीं। मीडिया में ब्राह्मण वर्चस्व आपका 80 से 85% तक है, सिर्फ एक समाज के लोग। आप तमाम समाचार चैनलों के संपादकों के नाम को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। और जब देश में आरक्षण लागू है संविधान के जरिए, और तमाम जगहों पे सरकारी नौकरियों में पदें खाली पड़ी हैं, बैकलॉग हजारों हजार की संख्या में है तमाम विभागों में, वहां सरकारें नहीं भर रही हैं, जो कि हमारा राइट है।
तो जो जी, प्राइवेट सेक्टर है वहां पे क्या स्थिति है आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। तो स्थिति जी, बहुत बुरी है। और जो लोग, देखिए ये सच है कि भारतीय चैनलों में, अखबारों में संपादक जब आपको आपको बुलाता है इंटरव्यू के लिए तो आपसे जाति नहीं पूछता, लेकिन हुँ, जिस दिन आप दफ्तर में दाखिल होते हैं उस दिन आपकी जाति पूछ ली जाती है, किसी ना किसी माध्यम से हफ्ते भर में आपकी जाति सामने आ जाती है। फिर आपका एक ओह! दायरा तय है कि आप कहाँ तक जाएंगे, है ना। हुँ, आपने अगर जूनियर पद पे ज्वाइन किया तो 2 3 4 सीढ़ी ऊपर जाएंगे। अगर 10 सीढ़ी है हुँ, संपादक तक पहुंचने के लिए और जी, आपको 9 सीढ़ी का सफर तय करके 10 सीढ़ी पे पहुंचना है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो हुँ, चौथे पायदान पे जाते जाते आपका विकास रुक जाता है, उससे बढ़ने का ओह! आपको मौका आगे नहीं मिलता। जी, 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 जी। अच्छा, एक और बात आपकी बातों से उभर के आया कि जो पूँजीपति वर्ग है, जी। इन्होंने जो है सो प्राइवेट मीडिया सेक्टर इन्होंने बना रखा है। तो हम्म। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे एक एमएल परिहार की ही किताब में पढ़ रहा था, कौड़ी से करोड़पति, बहुजन हम्म। कौड़ी से करोड़पति। तो उसमें हम्म। देखिए कि तमाम जो है सो बहुजनों के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कौड़ी से करोड़पति तक बन गए हैं, है ना? हम्म। तो उसमें लेकिन अगर जैसे कि उन्होंने जो है सो अगड़े वाले लोगों ने, ब्राह्मणों ने जो है सो जिस तरह से या बनिया ने अपना जो है सो मीडिया खड़ा किया है, तो वहाँ हम्म। पे हमारे पूँजीपति लोग भी चाहते तो हमारे कम से कम उतने नहीं, 20 चैनल नहीं, कम से कम 1-2 चैनल तो कम से कम खड़ा कर ही सकते थे। हाँ, हम्म। तो इसमें इसमें क्या आप देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? मतलब आखिर इसका क्या कारण है? किधर हम लोग अटके हुए हैं? संजय जी, इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं पिछले सवाल का एक हिस्सा छूट गया था, जी। उसका भी जवाब दे दूं, है ना। हुँ, कि जो पिछले सवाल का एक हिस्सा ये रह गया था कि जो बहुजन पत्रकारिता है, अम्बेडकरी पत्रकारिता है, क्या सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित है। जी, हुँ, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल पत्र पत्रिकाएं हमारी निकलती रही है, बहुत पहले से निकलती रही है, और लेकिन उसका क्या था, उसका इम्पैक्ट अलग अलग हिस्सों में था। लोग हुँ, सीमित संसाधनों में, सीमित पूंजी में निकालते थे। तो अगर कोई ग्वालियर से निकाल रहा है तो अगल बगल के 5-6 जिलों में उसकी पहुंच थी। कोई अच्छा। बैंगलोर से निकाल रहा है तो वहां के इलाकों में उसकी पहुंच थी। तो चूंकि भारत भाषाई स्तर पे भी कई खानों में बटा हुआ है, तो अगर कोई हुँ, मराठी में निकाल रहा है तो महाराष्ट्र में 10 जिलों में उसकी पहुंच है, लेकिन वो उत्तर भारत नहीं पहुंच पा रही। दक्षिण जी। भारत में अगर कोई निकाल रहा था तो वो नॉर्थ इंडिया में संवाद नहीं कर पा रहा था। तो प्रयास हुए हैं, प्रयास हुँ, होते रहे, लेकिन उसका व्यापक असर नहीं पड़ा, उस पर्टिकुलर इलाके में पड़ के रह गया। जैसे देखिए अछूतानंद ने भी पत्रकारिता की थी, निकाला हुँ, था उन्होंने, पत्र निकाले हुँ, थे, तो हो रहा था, लेकिन अलग अलग जगहों पे सीमित सीमित संसाधनों में जी, हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए जी। उसका एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, हुँ, बाद के हुँ, दिनों में जब 2012 में दलित दस्तक हमने शुरू किया तो हुँ, संभवतः मुझे लगता है कि दलित दस्तक पहली ऐसी मासिक पत्रिका थी जो देश के तमाम रेलवे स्टेशन पे बिकनी शुरू हुई, जिसके अच्छा, जरिए जी। जिसके जरिए जी, देश के तमाम रेलवे स्टेशन पे हमारी पत्रिकाएं हुँ, होती थी। हमने कॉन्ट्रैक्ट जी, किया था एच व्हीलर से, जी। जिसके जरिए हम देश भर में पहुंच पाए आसानी हुँ, से। हुँ, क्योंकि लोग देखिए, गुजरात का आदमी पटना ट्रेवल करता है बिजनेस के लिए, हर जगह का आदमी ट्रेवल करता रहता है। तो वो जी, जब जी। दलित दस्तक, बार बार लोग ये भी सवाल पूछते हैं, खासतौर पे बामसेफ के लोग और तमाम लोग, की दलित दस्तक क्यों आपने नाम रखा है, या फिर हुँ, दलित हुँ, शब्द हटा दीजिए। लेकिन हमने हुँ, जो दलित शब्द रखा वो इसलिए रखा कि देखिए हमारे पास प्रचार के संसाधन नहीं थे, हम बोर्ड हुँ, नहीं लगा सकते थे कि ये अम्बेडकरी पत्रकारिता हम कर रहे हैं। तो हमने एक हुँ, ऐसा हुँ, नाम चूज किया जिससे समाज का आदमी खुद को कनेक्ट करे, है ना। हुँ, क्योंकि जब अच्छा। 50 पत्रिकाएं स्टॉल पे रखी होती थी तो उसमें अगर मैं अगर कोई और नाम रखूं तो शायद हुँ, सामने वाला आदमी कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन वो हुँ, नाम हुँ, देख के लोग तुरंत पत्रिकाएं उठाते थे, कनेक्ट होते थे। तो इस तरीके से दलित दस्तक बहुत जल्दी उसका देश भर में विस्तार हुआ। तो अच्छा। राष्ट्रीय स्तर पे जब बहुजन संगठक मान्यवर निकाल रहे थे तो एक हुँ, बामसेफ की और बहुजन समाज पार्टी का एक जो कैडर था, उसके हुँ, जरिए वो जिले जिलों में पहुंच पाया। उसके बाद अच्छा। मुझे लगता है संभवतः दलित दस्तक, खासतौर पे हिंदी पट्टी में जितने भी हिंदी बेल्ट है भारत के हुँ, हिस्से, हुँ, वहां पे उसकी पहुंच हो सकी, हुँ, है हुँ, ना। लेकिन बावजूद इसके जो सोशल मीडिया का दौर आया, उसने पहुंचना आसान कर दिया, लोगों की पहुंच हुँ, आसान बना दी, है ना। तो उससे एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई, पिछले 5 सालों में बहुत बड़ी क्रांति आ गई। तो अच्छा। एक तो, और आज भी वहीं पे कहीं ना कहीं जो ज्यादा इम्पैक्ट है वो सोशल मीडिया का ही पड़ रहा है, बजाय पत्र पत्रिकाओं के, है ना। क्योंकि उसका जी, जी। पत्र पत्रिका की निकलने की क्षमता है, आप 5,000 10,000 निकाल के छोड़ देंगे, इससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं आप, क्योंकि हुँ, संसाधन हुँ, बहुत चाहिए। लेकिन हुँ, अगर कोई स्टोरी करते हैं तो 10 लाख लोग भी देख लेते हैं।
तो ये अच्छा। इसका एडवांटेज है। दूसरी जी जी चीज की, मैंने कुछ दिन पहले एक बहुजन यूट्यूबर्स मीट था दिल्ली में, उसमें मैंने एक जी सवाल उठाया, जी यही जी। सवाल कि आखिर पूंजीपति क्यों नहीं सामने आते, है हम्म ना? क्योंकि मुझे हम्म। लगता है कि उनकी एक सोच वैसी नहीं बन पाई है अभी। अभी चूंकि समाज, देखिए 70 साल हुए आजादी को और इसको अधिकार मिले, तो जो पहली पीढ़ी थी वो तो सरकारी नौकरियों में खपत हो गई उनकी। आज हम्म भी आज भी मैं ये महसूस करता हूँ, हम लोग वर्ल्ड बुक फेयर में जाते हैं तो वहां हम्म। पे एक गरीब आदमी जो आता है ना, वो बाबा दलित दस्तक नाम पढ़ता है हमारी पत्रिका का या फिर किताब का, कि भाई ये हम्म, अम्बेडकर मूवमेंट की किताब है, बहुजन मूवमेंट की, तो वो बिना मुलाई की सीधे पूछता है कि ये कैसी, ये कितने की है। हम हाँ बताते हैं तो वो ये भी नहीं पूछता कि इसमें कुछ कम करेंगे कि नहीं, वो हाँ इतने हाँ पैसे दे के जाता है। जबकि हम सोचते हैं कि एक बार वो पूछता तो हम 10 रुपए कम कर देते, 20 रुपए कम हाँ कर हाँ। देते, जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जी स्थिति जी। ऐसी है। हाँ हाँ। लेकिन जो जो सुटेड बुटेड लोग आते हैं, जो लाखों की सैलरी पाते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपना कैलेंडर उनको फ्री में दे दें, हम अपनी हम्म किताबें उनको फ्री में भेंट कर दें, हम अपनी मैगजीन उनको भेंट कर दें और फोटो खिंचवाएं। हमने ये कभी नहीं किया। अगर हम्म। आप खरीद के नहीं पढ़ सकते तो हम आपको फ्री में नहीं देंगे, चाहे आप कितने ही बिल्कुल बड़े हो। ठीक है, तो बिल्कुल। ये जो मेंटालिटी है लोगों की, हम्म ये दिखाती है कि समाज अभी तैयार नहीं है ना? समाज अभी कहीं ना कहीं, देखिए लाखों करोड़ों रुपए लोग इधर उधर कर देते हैं, किसी किसी बहुत पार्टी को ठीक है। टिकट देने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जी मीडिया के लिए कोई सामने नहीं आता है। जबकि देखिए आज के वक्त में तमाम पत्रकारों ने, जो अपनी अपनी कैपेसिटी में पत्रकारिता कर रहे हैं बहुजन समाज की, उन्होंने साबित किया है कि वो कैपेबल हैं पत्रकारिता करने के लिए। वो मिनिस्टर मीडिया को टक्कर देने के लिए तैयार है। आज के डेट में तमाम, अगर अगर कोई भी आदमी आता है सामने कि मैं एक चैनल चलाना चाहता हूँ, अखबार चलाना चाहता हूँ, तो टीम बनाना मुश्किल काम नहीं है, हम्म। क्योंकि लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, है ना? और वो जो ओके। अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो जी ये, जी जी। मैं क्या कहूँ, भाग्य दुर्भाग्य शब्द का तो इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, मतलब लेकिन ये मानसिक परिवर्तन अभी बहुत, नहीं हो पाया उस हाँ लेवल तक कि जो है हाँ, सो बहुत यहाँ तक बुरी पहुंचे। स्थिति है, बहुत बुरी जी जी स्थिति है। जी जी जी। आई थिंक इसे बहुजन समाज को जो है सो मूल निवासी समाज को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि सभी जगह कहीं ना कहीं समाज में छटपटाहट है कि हमारा जी। क्यों मीडिया नहीं है, हमारे अपने चैनल्स क्यों नहीं है। तो ये जो बात आप रख रहे हैं और जो उठा रहे हैं, तो ये मुझे हम्म। लगता है कि दर्शक सुनने बिल्कुल, वाले इसको इसमें समाज में इसमें अपनी फैलाएंगे। शर्तें रखी जा सकती हैं, 10 आदमी मिलके बातचीत कर सकता है, एक आप कंपनी बना सकते हैं, उसमें शेयर जी डिसाइड कर सकते हैं, भूमिका डिसाइड कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि देखिए जी जी। आर्थिक पक्ष होता है, अगर कोई आदमी पैसे लगाता है तो निश्चित तौर पे उसका अपने आर्थिक सिक्योरिटी भी चाहिए, और ये तय है कि जो चैनल है, जो यूट्यूब जी भी जी। अगर अच्छे से चलाएं, है ना, तो उसमें उसमें ये संभावनाएं हैं कि आप पैसे वापस बाजार से वापस ले सकते हैं, बिना किसी जी दबाव झेले, बिना कोई समझौता कि अपने विचारधारा पे अडिग होके, है ना? जी जी। और बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए। अगर कोई 2-3 करोड़ रुपए भी लगाने को तैयार है, या फिर 2-3 लोग मिलकर भी लगाने को तैयार हैं, तो चीजें हम्म। आराम से हो सकती है। और जो तमाम लोग सवर्ण तबके के लोग कर रहे हैं, आप उनको जब देखेंगे तो वो लोग ऐसे लोग हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 लोगों की टीम है जो मिल के काम कर रहे हैं। वो अपने यहाँ नहीं हो पा रहा, लोग सोच क्यों जी। नहीं पा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके आपके बातों से ही मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, आपको पूछना चाहिए जी। कि जैसा कि आपने कहा कि 2-3 करोड़ की बात है, और हम जब इलेक्शन आता है तो हम देखते हैं कि ये 2-3 करोड़ तो जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, ये टिकट लेने के लिए देते हैं। मैं जी, और कई बार इनको टिकट नहीं मिलता, ना पैसे ही वापस होते हैं। और ये मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जी मूल जी निवासी जी, समाज बिल्कुल। की बात कर रहा हूँ। तो मूल हम्म। निवासी समाज के लोग भी टिकट देने के लिए, और वो अपने ही फुले अम्बेडकरी, जिसको तथाकथित जो हमारी पार्टियां उनको ही देने के लिए ऐसा करती हैं। हम्म, तो अगर इस हिसाब से अगर एक एक एमपी एमएलए भी चाहें तो अपने नाम से एक एक चैनल चला सकते हैं, इस क्वांटिटी के अनुसार 2-3 करोड़ के हिसाब से। लेकिन अगर बिल्कुल उसको बिल्कुल। अगर हम छोड़ते हुए भी अगर चलते हैं, तो अगर बाबा साहब का कोटेशन है कि बिना इसके, बिना मीडिया के हम क्या काम कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी तक जो है सो मूल निवासी समाज में कितने सारे शासक वर्ग हुए। अगर हम नाम लेकर के ही बताए, तो यहाँ से मतलब लालू, मुलायम, मायावती जी से लेकर के, सोरेन से लेकर जी के, जी, जो सत्ता में रहे हैं। नीतीश, बिल्कुल। नीतीश से लेकर के, जो कि एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स जो है सो इन्होंने शासन किया है। ठीक है। तो हम्म। अगर ये चाहते और ये चाहें तो ज़रूर कुछ कर सकते थे, और इनके पास अपना मीडिया होना, तो बिना मीडिया के कैसे करेंगे? हमें कुछ याद है कि जी शायद संजय जी, गांधी राम। ये इसमें देखिए, ये तमाम लोग जिनका आपने जिक्र किया, मीडिया को कोसते हैं, मीडिया को
मीडिया को पक्षपाती बताते हैं, है ना, आरोप लगाते हैं कि मीडिया हमारा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन तमाम आरोपों के बावजूद इन्होंने आज तक ये नहीं कभी सोचा कि ये अपनी मीडिया खड़ी कर दें, जो बहुत मुश्किल काम नहीं था। जी, जी, जी। यहाँ तक कि मुझे याद है कि कांशीराम जी ने जो है सो मान्यवर साहब ने दिल्ली में कहीं जो है सो मीडिया बनाने के लिए ज़मीन भी खरीदी थी। अभी मुझे उसकी स्टेटस नहीं पता है कि क्या जी, हालत है उसकी। जी, हाँ। मशीन के भी एडवांस दे दिए गए थे। जी, जी। मतलब उस हद तक पहुँचने के बाद भी जो है और संसाधन नहीं होने के बाद भी नहीं होता तो समझ में आता था, लेकिन संसाधन होने के बाद भी ये विडंबना है, ये मतलब क्या कहें, इस मानसिक परिवर्तन का किस लेवल तक गिरा, मतलब नहीं हो पाया है कि अभी तक हमारा मीडिया खड़ा नहीं हो पाया है। तो अब जाते-जाते समय हो चुका है, हम लोग इसको जी। आप आपसे मैं एक जाते-जाते संदेश लेना चाहूँगा कि इस दिन के अवसर पे जो है, ये मुकनायक के अवसर पे जो है, आप हमारे बहुजन समाज को, मूल निवासी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी। देखिए, हम लोग कोई बाबा तो है नहीं कि संदेश दें, लेकिन हाँ, अपनी बात कहनी ज़रूरी है जी। और संवाद करना ज़रूरी है। संदेश से ज़्यादा संवाद की ज़रूरत है। और जी। ये आप देखेंगे संजय जी कि जब अभाव का दौर था, हुँ। जब संसाधन नहीं थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मूक नायक, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत निकाल रहे थे। जी। जब संसाधन नहीं थे, तो अछूतानंद छाप रहे थे अखबार। जब संसाधन हुँ। नहीं थे तो मान्यवर कांशीराम जी पत्रिकाएं निकाल रहे थे और उनका जो सपना था, तकरीबन जहां तक मुझे याद है 17-18 भाषाओं में हुँ। अखबार निकालने की योजना थी और अभी भी वो आरएनआई पे नाम मिल जाएंगे ढूंढते हुए। वो हुँ। वो इकोनॉमिक्स पे भी अखबार निकालना चाह रहे थे, कृषि पे भी निकालना चाह रहे थे और समाचार जो डेली है उस पे भी निकालना चाह रहे थे। नाम रजिस्टर्ड है। हुँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब समाज के पास संसाधन हो गए, जब समाज में सैकड़ों करोड़पति तो होंगे ही, है ना, हुँ। ज़रूर। तो कोई सामने नहीं आ रहा है। तो क्या ये जो समाज है वो संसाधन मिलने के बाद, पेट भरने के बाद सो गया है चैन की नहीं? सवाल यह है, ये जी। उनसे पूछा जाना चाहिए जिनके पेट भरे हुए हैं, जो हुँ। करोड़ों रुपए लेके बैठे हुए हैं, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है ना? जी। तो जी, जी। उनको लगता है कि अब मुझे लगता है कि वो समाज के बारे में सोचते नहीं हैं, है ना? ये देश भर में आज हम लोग जितना काम कर रहे हैं, 100 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए कोशिश करके भी, जो लोग हर महीने डोनेट कर सके सिर्फ ₹500। हम जी। लोगों ने लगातार कोशिश की, लगातार मैंने बार-बार अपील की। हुँ, आप हुँ। हैं या और लोग हैं, कुछ लोग देखिए सामने आते हैं जिनको खुद लगता है कि हाँ, ये होना ज़रूरी है। जी। लेकिन जो एक आम आदमी है वो कनेक्ट नहीं कर पाता है, ये चिंता का विषय है ना? मैं जी। सोच रहा हूँ कि मैं देश भर में घूमूँ, क्राउड फंडिंग करूँ, लोगों के बीच में एक बार जाके साल भर घूम के कोशिश करूँ, हर स्टेट में कि भैया अपना मीडिया बनाना है और जैसे मान्यवर कहते थे ना कि भाई एक नोट एक वोट, है ना? हाँ, तो लोग बिल्कुल। थोड़े-थोड़े भी पैसे दें तो कम से कम एक मीडिया का जी, जी। मेरा सपना है कि एक जी। अपनी मीडिया होना चाहिए और जी। मैंने उस सपने को जागते हुए देखा है संजय जी, जी, है जी, ना? जी, और जी। बहुत जद्दोजहद की है उसके लिए और अभी भी तमाम मुश्किलों के बावजूद भी वो सपना टूटा नहीं है ना? जी, इसलिए जी, हमने जी। मैगज़ीन निकाली, यूट्यूब बनाया, वेबसाइट बनाई, पब्लिकेशन भी शुरू किए और तमाम हुँ। दिक्कतों के बावजूद भी आदमी लगा है इस उम्मीद में कि शायद कल कोई आदमी ऐसा पूंजीपति आए, जो कहे कि नहीं इस काम को बढ़ाया जाए। है ना? जी, जी। एक जी। ज़मीन तैयार करके रखी है हम लोगों ने, हुँ, हुँ। नींव दे के रखा है, इमारत खड़ी करनी है, बस जो इमारत खड़ी सिर्फ़ करने की बात। पूंजी से हो सकता है। तो मैं जी, जी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख के कुछ लोग सामने आएँ और ये जी। किया जा सकता है। ये हुँ। किया जा सकता है और आराम से किया जा सकता है और इस मीडिया को प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस भी बनाया जा सकता है। मैं जी। दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोग भी इसमें पूँजी लगाएँगे, उनकी पूँजी वापस आएगी और वो ₹1 लगा के ₹105 कमा सकते हैं। तो जब बिल्कुल, फ़ायदे बिल्कुल। का सौदा है, फिर क्यों नहीं लोग आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इससे वो समाज का काम भी होता है कहीं न कहीं, सामाजिक हित भी सधते हैं और अपनी व्यावसायिक ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, जी, है ना? जी, जी। तो मुझे लगता है कि लोगों को आना चाहिए संजय जी। जी, आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है और संविधान के अनुसार जहाँ से शुरुआत होती है संविधान की, हमारा हम भारत के लोग, तो हम भारत जी। के लोग को जो है सो ये चर्चा छेड़ देनी चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि हुँ, हुँ। नेताओं ने तो जो किया ठीक है, लेकिन जिन हुँ, नेताओं के साथ आप अटैच हैं, करोड़ों लोग जो हैं सो नेता तो अपने खड़े नहीं हैं,
उनके साथ अटैच हैं। तो आप आखिर क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन खड़ा किया आपने, जो क्वेश्चन अभी कहा है, ये हमें अपने आप से सभी लोगों को, हम भारत के लोगों को पूछना चाहिए, अपने नेताओं से पूछना चाहिए, आप जिसके साथ अटैच है उससे पूछना चाहिए। और आप जैसे लोग जो है सो बहुत सारे लोग जो इंडिपेंडेंट रूप से किसी तरीके से स्ट्रगल करके यहाँ तक बिल्कुल फाउंडेशन खड़ा करके रखे हैं, उनको जो है सो हर हाल में, बिल्कुल आपने जैसा बताया कि बहुत छोटे रकम से जो है सो इमारत खड़ी की जा सकती है। तो और हमारे समाज में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो मतलब IAS, IPS, IIT या मतलब IIM सब तमाम भरे पड़े हैं। मतलब हम तो, हमारे दोस्त की तो मतलब अमेरिका से लेके यहाँ तक सारे लोगों की है। तो उन्हें आगे आकर के और कहना चाहिए कि ये, क्योंकि अभी देखते हैं कि समाचार देखते हैं अमेरिका में बाबा साहब की स्टैचू लगाई जा रही है, यहाँ पे इस स्टैचू, मतलब उसके लिए कितने खर्चे आ रहे हैं उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा खर्चा है। लेकिन ये कैसे हमारा समाज है, कैसा IIT किया हुआ है, कैसा PhD किया हुआ है, कैसा ऑक्सफोर्ड और मतलब यूनिवर्सिटी से या फिर और तमाम यूनिवर्सिटी से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्टडी किए हुए लोग हैं जो अपने मीडिया के बारे में नहीं सोचते हैं। मीडिया का फाउंडेशन बना हुआ है तो उसकी इमारत खड़ा करने के लिए नहीं सोच रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति खड़ा करने के लिए सोच रहे हैं। बाबा साहब की मूर्तियों तो उसी में बसती है जहाँ पे पत्रकारिता शुरू होगी, तो बाबा साहब का प्रचार प्रसार, विचारों का प्रचार प्रसार तो अपने आप ही शुरू हो जाएगा, मुझे लगता है। तो अशोक जी, जी संजय जी, एक बात जोड़ते चलूं खत्म करने के पहले कि जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है ना, ये भी उसी का एक परिप्रेक्ष्य है। आज मैं अगर निकल जाऊं कि मुझे बाबा साहब की एक 200 मीटर 200 फीट की प्रतिमा स्थापित करनी है, तो मैं 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करके लेके आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आज ये कहूं कि मुझे अपनी मीडिया स्थापित करनी है, तो शायद 10 लाख रुपए जुटाना भी मुश्किल हो। मतलब मैं ये कल्पना करता हूं कि क्या देश में आज के दौर में 100 लोग, 200 लोग ऐसे नहीं है जो लाख लाख रुपए डोनेट कर सके। क्योंकि जिस दिन 100-200 लोग सामने आ जाएंगे कि हम 1 लाख रुपए डोनेट करने को तैयार हैं, आप करिए। आप लोग प्लान तो पूछे कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे प्रॉफिट करेंगे, उस दिन मीडिया खड़ी हो जाएगी। और जो हम मुंह ताकते रहते हैं और कोसते रहते हैं, ब्राह्मणवादी मीडिया, मनवादी मीडिया, ये मीडिया, उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अपनी लड़ाई, और देखिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। और जो कागजों में सरकारी खामियां होती हैं, जो दलितों के साथ जिस तरीके से उनके अधिकारों को सबसे देखिए जरूर आज की जो पत्रकारिता है, मैं 2 मिनट लूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। आज की जो पत्रकारिता है, बहुजन पत्रकारिता, हो क्या रहा है, हम लोग सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। रामचरितमानस एक आदमी ने भाषण दे दिया, 2 लाइन कह दी, उस पर 20 खबरें बन जाएंगी, उसको 10 लाख लोग देख लेंगे, लेकिन उसका नतीजा है क्या? अगर धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ करना है तो सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। जरूरत ये है कि जो बैकलॉग है, जो रिजर्वेशन है, जो नहीं मिल रहा है, जो सीटें खाली हैं, इसको खंगालने की जरूरत है कि दलितों की कितनी सीटें देश भर में खाली हैं, और उसके लिए आंदोलन चलाने की जरूरत है। और जिस दिन हमारी सशक्त मीडिया हो जाए, है ना, हम अखबार भी निकाल रहे होंगे, हम पत्रिकाएं भी निकाल रहे होंगे, हम चैनल छोड़ दीजिए, हम यूट्यूब चैनल भी चला रहे होंगे, पत्रिकाएं, यूट्यूब चैनल, एक वीकली अखबार, है ना, एक मंथली मैगजीन और एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल, जिसमें रिसर्च स्टोरी जब पब्लिश होगी कि, और हम पकड़ेंगे ना SC ST मिनिस्टर को, जो होते हैं सोशल जस्टिस मिनिस्टर, कि तुमने किया क्या, तमाम जब डेटा निकाल के लाएंगे कि कहाँ पे कौन सी सीट वैकेंट है। अगर हमारे किसी बच्चे के साथ कोई दिक्कत हो रही होगी तो हम उस पर सवाल उठाएंगे। हम अपने नेताओं को मजबूर कर देंगे कि वो विचारधारा के ऊपर टिक के राजनीति करें, और तभी जब हम जैसा देश बनाना चाहते हैं वैसा देश बन पाएगा। और ये आज के दौर में सिर्फ पत्रकारिता के जरिए संभव है, और अम्बेडकरी पत्रकारिता के जरिए संभव है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है, और और ये सिर्फ पत्रकारिता ही कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम, मतलब हम तो 100% एग्री करते हैं कि बिना इसके कुछ और मतलब ये नहीं है, तो इसलिए सभी लोगों को आना चाहिए। और अशोक जी, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत ही कि आप समय निकाल करके आज MNT नेटवर्क पे आए और हमारे साथ चर्चा की, आपने बातें रखे। हम आशा करते हैं कि जो हमारे दर्शक जो है, खास करके हार्डकोर दर्शक हैं, जो मतलब अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में मानते हैं, समाज में काम करते हैं, वो लोग देखेंगे तो इससे सीख लेंगे, और इससे सीख लेकर के और आगे जो है सो हमें क्या एक्शन लेने चाहिए उस पर विचार करेंगे। ये प्रतिक्रियावादी जो पत्रकारिता को छोड़ करके जो सकारात्मक फुले अम्बेडकरी विचारधारा की तरफ जो है सो बढ़ते हुए, अपना समय बर्बाद न करते हुए लोगों को जो है सो पत्रकारिता करने की ज़रूरत है, ऐसा भी आपने मैसेज दिया। तो
इसी के साथ जो है सो हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और फिर हम अगले किसी कड़ी में कभी हमें आपके साथ जुड़ेंगे और आपसे बातचीत करेंगे और इसी के साथ आपका जय भीम, जय मूल निवासी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया संजय जी। और एमएनटी न्यूज़ जिस तरीके से सामाजिक आंदोलन को आगे लेके चल रहा है और जिस तरीके से बिना नंबर ऑफ हिट्स और नंबर ऑफ व्यूअर्स की परवाह किए हुए अपनी बात कह रहा है, एक लाइन खींच रहा है, वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है ना? और मुझे उम्मीद है कि एमएनटी और आगे बढ़े और जिस तरीके से वो तमाम विषयों पे चर्चा करता है, गंभीर-गंभीर विषय उठाता है, जो समाज के लिए ज़रूरी है, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, है ना? तो उससे और तमाम लोगों को भी जुड़ना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया एमएनटी न्यूज़, संजय जी आपका भी। जी, जी, जी। जी, आपके आज्ञा लेकर के हम जो कल आज की जो शाम की चर्चा है उसको हम आज के जी, जी। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जी, जी, जी।